हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रीय आय और उसके संबंधित समुच्चय का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे देश का वास्तविक जीडीपी है, जिसको कल्याण का एक सूचक माना जाता है, वो किस तरह से पूरी तरह से काम नहीं करता है कल्याण के सूचक के तौर पर। अर्थात क्या है जीडीपी की कमियां, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95+ सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज के टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमारा जीडीपी है, उस जीडीपी को क्या माना जाता है, जो है वो देश के कल्याण का सूचक माना जाता है, लोक कल्याण का सूचक माना जाता है। ऑलरेडी हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी क्या होता है, और हमने डिस्कस भी किया था कि मौद्रिक जीडीपी वो जीडीपी होता है जो वर्तमान वर्ष की कीमतों पर निकाला जाता है, और वास्तविक जीडीपी वो होता है जो आधार वर्ष की कीमतों पर निकाला जाता है। लेकिन वास्तविक जीडीपी को कल्याण का सूचक माना जाता है। अच्छा सा कल्याण का सूचक माना जाता है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर देश का जीडीपी बढ़ रहा है, अगर देश का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वहां के लोग खुश हैं, वहां के लोग की तरक्की हो रही है, वहां के लोग का कल्याण हो रहा है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो हम ये बताने के लिए डिस्कस करना है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर देश का जीडीपी बढ़ रहा है तो उसके देश का कल्याण भी हो रहा हो, वहां के सब लोग का फायदा हो रहा हो। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर पेपर में आ सकता है जीडीपी तथा कल्याण की सीमाएं बताइए। मतलब कि जीडीपी कल्याण को पूरी तरह से इंडिकेट नहीं करता है, बताइए कैसे। ठीक है, तो एक एक करके हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो उसके सपोर्ट में हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है आय का वितरण। आय का वितरण का मतलब क्या है? हो सकता है देश में अलग अलग तरह के लोग रह रहे हो और लोगों की आय भी क्या होगी, अलग होगी। जब देश का जीडीपी निकाला जाता है तो सबके द्वारा किए गए उत्पादन को जोड़कर जनसंख्या से डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, क्या समझाने के लिए, आय का वितरण समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेता हूं। मान लेते हैं देश में हमारे पास एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। 4 लोग हैं एग्जाम्पल के लिए, जिसमें से इसकी जो आय है, या कह लीजिए उत्पादन बोल दीजिए, जो भी है वो 1 लाख रुपए की आय जनरेट करता है, उत्पादन करता है, जो भी है। बी की है 50,000 रुपए, अच्छी बात है। सी की है 30,000 रुपए ले लेते हैं, और हमारे किसकी, डी की हम ले लेते हैं 20,000 रुपए। अब अगर मैं इन सबका टोटल करूं तो टोटल जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2 लाख रुपए। इनका सबका टोटल निकल के आ रहा है 2 लाख रुपए। अब अगर मैं प्रति व्यक्ति जीडीपी निकालूं तो यहाँ पे व्यक्ति कितने, 4 व्यक्ति हैं, इसको 4 से डिवाइड कर दो, इसको 4 से डिवाइड कर दो, निकल के आता है 50,000 रुपए। इसका मतलब प्रति व्यक्ति अपने ऊपर 4,000 रुपए का आय जनरेट कर रहा है, उत्पादित कर रहा है, या 4,000 रुपए का 50,000 रुपए का उत्पादन कर रहा है, या फिर 50,000 रुपए की आय जनरेट कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये एक चीज देखें तो देखने को ये निकल के आ रहा है सबकी आय 50,000 नहीं है। आप ध्यान दीजिए, एक ही आय 1 लाख है, 50,000 से कहीं गुना ज्यादा है। चलो ये कम इसकी आय को बताया जाएगा, ये तो खुश है कि अगर मेरी इनकम ज्यादा है लेकिन लोगों को कम बताया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपनी पूरी जरूरतों को पूरा कर ले रहा है। लेकिन जरा यहां पे देखिए, क्या डी की इनकम 50,000 रुपए है? नहीं, प्रति व्यक्ति जीडीपी तो ये दिखा रहा है कि उसकी इनकम 50,000 रुपए, लेकिन उसकी जीडीपी के हिसाब से इनकम नहीं है, उसकी इनकम तो केवल 20,000 रुपए। तो क्या ये देश के ग्रोथ को मैच कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। तो हम यहां पर कह सकते हैं पहले पॉइंट में कि आय का वितरण हमें यह दर्शाता है कि देश का जीडीपी देश के कल्याण के सूचक को नहीं दर्शाता है। हो सकता है देश की आय बढ़ रही हो लेकिन कुछ ही लोगों की बढ़ रही हो और कुछ लोगों की इनकम ना बढ़ रही हो, तो इसलिए हम जीडीपी को कल्याण के सूचक के तौर पर नहीं देख सकते। सपोर्ट के लिए इसका डेफिनेशन में एक बार मैं पढ़ देता हूं कि आपको लिखना क्या होगा। देखिए पॉइंट क्या दे रहा है, आय का वितरण अधिक जीडीपी होना समाज के कल्याण का सूचक नहीं माना जाता। बता देते हैं कैसे। वैसे मैंने बता दिया, यहाँ पर जीडीपी ज्यादा निकल के आ रहा है, 2 लाख टोटल निकल के आ रहा है और इसका 1 लाख ही कह रहा है उसमें से, लेकिन ज्यादा जीडीपी होने का मतलब है सबका कल्याण नहीं हो रहा है, क्योंकि डी का तो हो ही नहीं रहा है। इसका मुख्य कारण है आय का वितरण है, क्योंकि प्रति व्यक्ति जीडीपी अधिक होने का अर्थ बिल्कुल यह नहीं है कि सबकी आय अधिक हो सकता है कुछ लोग की आय बहुत अधिक हो और कुछ की बहुत ही कम, लेकिन प्रति व्यक्ति जीडीपी में क्या दिखेगा कि सबकी आय समान है। तो इसलिए पहला पॉइंट
पॉइंट ये भी कहता है कि इस तरह से आय के वितरण के कारण जहां पर बहुत ज्यादा असमानता देखने को मिलती है, अगर कहीं पे समानता होती चल जाता, लेकिन ऐसी जगह जहां पर असमानता होती है वहां पर आप इस जीडीपी वाले पैरामीटर को कल्याण के सूचक के रूप में नहीं देख सकते। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, यहां पर जीडीपी की संरचना। जीडीपी संरचना का मतलब क्या है, यहां पर जब हम देश में खर्चा कर रहे हैं तो उसमें जितना भी खर्चा किया गया सारे खर्चे को ऐड कर दिया जाता है और तब देश का जीडीपी निकल के आता है, तब देश का जीडीपी निकल के आता है। लेकिन आप समझिए जरा, चलिए आप स्कूल पे खर्चा कर रहे हैं, मुझे समझ आ रहा है स्कूल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, स्कूल पर भी वो देश के कल्याण के काम आएगा, लोगों के भलाई के काम आएगा। आप हॉस्पिटल पे खर्चा कर रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हॉस्पिटल पे भी खर्चा करने की वजह से वो देश के कल्याण के काम में आएगा। लेकिन एक चीज समझिए, मैं एग्जांपल लेता हूं, भारत क्या कर रहा है, बहुत ही ज्यादा, वैसे तो दुनिया कंपेयर में कम करता है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या वो समझिए, भारत बहुत ही ज्यादा अपने डिफेंस सेक्टर पे खर्च कर रहा है। मान लीजिए आपने सुना कि अभी राफेल आ गए, आपने सुना कि हमारे पास नए जहाज आ गए, आपने सुना कि हमारे पास नए एयरक्राफ्ट आ गए लड़ाई के लिए, ठीक है आ गए। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रहा हूं कि जब ये इतने सारे हम खर्चे कर रहे हैं तो ये जो डिफेंस का खर्चा है, ये जो डिफेंस का खर्चा है ये तो कहां जुड़ गया, जीडीपी में जुड़ गया। लेकिन क्या ये डिफेंस का खर्चा हमारी प्रत्यक्ष रूप से, देखो आप प्रत्यक्ष रूप से हमारी लाइफ में इंपैक्ट करेगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूं क्या ये डिफेंस का खर्चा प्रत्यक्ष रूप से हमारी जीवन पे प्रभाव डालता है, क्या हमारे कल्याण पर प्रभाव डालता है? नहीं डालता, क्योंकि कितना ही बड़ा एयरक्राफ्ट आ जाए, छोटा आ जाए, हमारी लाइफ को चेंज नहीं कर सकता। यदि स्कूल अच्छा होता, हॉस्पिटल अच्छा होता तो शायद हमारी लाइफ को प्रभाव पड़ सकता था। हाँ, इनडायरेक्टली जरूरी है, ये चीजें होती हैं तो कोई दूसरा देश हमसे लड़ाई करने की नहीं सोचता, देश में शांति होती है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से, मैं बोल रहा हूँ प्रत्यक्ष रूप से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे खर्चे जीडीपी की संरचना में क्या है, शामिल है, मतलब जीडीपी में शामिल है, जो देश के जीडीपी को बढ़ा तो देते हैं लेकिन इनका हमारी कल्याण पर प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए इसको एक बार रीड कर लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर सेकंड, जीडीपी की रचना। जीडीपी में उन व्यय को भी शामिल किया जाता है जिनका समाज कल्याण पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने यहाँ पर प्रत्यक्ष बोला है, जैसे सुरक्षा वस्तुओं के उत्पादन पर किया गया व्यय जीडीपी को बढ़ाता है परंतु इसका समाज पर कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता। अगर हम सुरक्षा के लिए कोई वस्तुएं बना रहे हैं तो वो जीडीपी में तो काउंट की जा रही है लेकिन इसके समाज कल्याण पर डायरेक्ट कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज आती है गैर मौद्रिक विनिमय। देखिए भारत एक ऐसा देश है जहां पर आज भी कह लीजिए वस्तु विनिमय प्रणाली चलती है। लोग वस्तु के बदले वस्तु देते हैं, एक के बदले दूसरे का काम कर देते हैं और एक दूसरे का काम करने के बदले पैसे नहीं लेते, क्योंकि उनका एक, मान लो किसी को चावल की जरूरत थी, दूसरा कोई गेहूं वाला था, उसने ऐसे गेहूं दे दिए, चावल दे दिए, शादी में बात खराब हो गई, सॉरी बात सही हो गई, बात खत्म। या कोई जूतों के बदले कप बेच दे रहा है। अब हो क्या रहा है, इसमें आपकी जरूरत और मेरी जरूरत दोनों पूरी हो जा रही है, आपकी जरूरत और मेरी जरूरत पूरी हो जा रही है, लेकिन जीडीपी में ये काउंट नहीं हो रहा है। तो देखो यहाँ पर हमारा कल्याण भी हो रहा है लेकिन जीडीपी में उसका लेना देना नहीं है। तो जीडीपी में कई सारे ऐसे गैर मौद्रिक विनिमय हैं जो आज के समय में रिकॉर्ड नहीं किया जाते हैं। इसके अलावा और मैं बात करूं, हमारे घर में मम्मी हमारे को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, सपोर्ट कर रही है, हमारा काम करके देती है, वो जीडीपी में काउंट नहीं होता है, लेकिन क्या उससे हमारे कल्याण में प्रभाव पड़ा है? जी बिल्कुल पड़ रहा है। तो कई सारी ऐसी चीजें जिनको आर्थिक क्रिया नहीं माना जाता या जिनको जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता लेकिन हमारे कल्याण पर प्रभाव डाल रहे हैं। पॉइंट नंबर देख लेते हैं थर्ड, क्या बोल रहा है, गैर मौद्रिक विनिमय। जीडीपी में केवल उन्हीं विनिमय को शामिल किया जाता है जिनके मध्य मुद्रा का लेन देन हो, परंतु भारत में आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली बाकी है जिसमें जिसके विनिमय को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता, जिसके कारण जीडीपी क्या रह जाता है, कम रह जाता है। और मैंने एक और बताया ना कि गृहिणी जो होती है घर की, उसकी क्रिया को तो आर्थिक क्रिया माना ही नहीं जाता, तो उसके द्वारा कितना सारा काम किया जाता है। भारत में तो कितनी सारी गृहिणी होंगी जो घर में काम कर रही होंगी, वही अगर वो रेस्टोरेंट में खाना बना रही तो उनको सैलरी मिल रही होती, जीडीपी में काउंट होता। लेकिन क्योंकि वो अपने घर में खाना बना रही हैं, वो अपने बच्चों की सेवा कर रही हैं, तो उसको जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता। तो जीडीपी अगर इसको काउंट किया जाता ज़्यादा हो सकता था लेकिन नहीं काउंट किया था। अच्छा, इससे हमारे कल्याण पर प्रभाव पड़ रहा है लेकिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जरा देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
क्या है, बाहर रहता है। देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं, कल्याण की कर रहे हैं ना। हमारे आसपास कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे कल्याण पे प्रभाव डालें। देख सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, हमारा कल्याण हम पे निर्भर करता है। कई बार हमें अपना भला करना होता है, हम पैसे खर्च करते हैं और उसको क्या करते हैं, सेवाएं लेते हैं। हमारे को लग रहा है कि जी हमारा बगीचा बहुत अच्छा होना चाहिए, हमने पैसे दिए, बाग लगाया, बाग में पेड़ लगाए, फूल लगाए और सुबह हमें बड़ा आनंद आ रहा है वहां पर घूमने में। लेकिन कई बार ऐसा होता है जहां पर हमने पैसा भी नहीं दिया होता, लेकिन हमने या तो नुकसान देखने को मिल रहा है या फिर लाभ देखने को मिल रहा है। क्या ना क्या चाहता हूं, हमारे आसपास अगर हमें उसको छोड़ दिया जाए तो हमारे बाहर कई सारी ऐसी क्रियाएं हो रही है जो हमें और फर्मों पर प्रभाव डालती हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। अब वो अच्छी भी हो सकती हैं और बेकार भी हो सकती है, दोनों तरह की हो सकती हैं। तो बाह्यताएं कैसी हो सकती हैं, दो तरह की हो सकती हैं, धनात्मक भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी हो सकती है। सबसे पहले एक मैं ऋणात्मक बाह्यताएं का एग्जाम्पल लूंगा। मान लेते हैं कि आप जहां पे रहते हैं जस्ट आपके बगल में एक नई फैक्ट्री खुल गई है और उस फैक्ट्री का धुआं आपके घर में आता है, लेकिन आपको नुकसान पहुंचा रहा है वो धुआं, लेकिन आपको उसके बदले कोई कंपनसेशन नहीं मिल रहा, उसको किसी बात के लिए दंडित नहीं किया जा रहा। अब यहां पे ध्यान रखना, आपके कल्याण पे प्रभाव पड़ रहा है, आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन क्या उस बात के लिए आपको कोई कंपनसेशन मिल रहा है, नहीं। क्या इस बात के लिए उसको कोई दंड मिल रहा है, नहीं। तो यहां पर ये जो हमारे आसपास या बाहर चीजें हुई, ये कौन सी हो गई, ऋणात्मक बाह्यताएं। धनात्मक की बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आपके घर के पास बस स्टैंड बन गया, आपके घर के पास मेट्रो आ गई मान लीजिए, ठीक है, आपके घर के पास फ्लाईओवर बन गया, तो इससे आपकी वैल्यू बढ़ गई, आपको आना जाना आसान हो गया, आपके घर की वैल्यू बढ़ गई। तो ये क्या हुई, ये हुई धनात्मक बाह्यताएं। ऐसी बाह्यताएं जिससे आपके कल्याण में धनात्मक प्रभाव हुआ, लेकिन इसे जीडीपी में काउंट नहीं किया जा रहा, डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं किया जा रहा। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे कल्याण को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बोले तो धनात्मक या ऋणात्मक रूप से प्रभाव डालती है, लेकिन उसको जीडीपी में काउंट नहीं किया था। एक समस्या ये भी है। तो ये इसको रीड कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि मैंने क्या बोला। देखिए क्या बोला, पॉइंट नंबर 4, बाह्यताएं इससे प्राय व्यक्तियों और फर्मों द्वारा की गई उन क्रियाओं से जिनका अच्छा या बुरा प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, लेकिन इसके लिए उन्हें दंडित या कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर ऋणात्मक का एग्जाम्पल लिया है, कारखानों द्वारा प्रदूषण से लोगों को हानि होना। अब कारखाना प्रदूषण फैला रहा है, धुआं फैला रहा है, उससे हमें क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो इसको कहीं पर भी दर्शाया नहीं जाता है। समझ आ गया आपको। तो बच्चा लोग देखो, ये था सारा चैप्टर, कौन सा, राष्ट्रीय आय तथा उसके संबंधित समुच्चय का चैप्टर, जिसमें लगभग मुझे 5 पार्ट लगे बनाने में। ठीक है, वेल मुझे अब लगता नहीं कि इससे ज्यादा इस टॉपिक में, इस चैप्टर में कुछ है। अब इसके बाद जो चालू होगा वो नेक्स्ट चैप्टर ही चालू होगा, जिसमें हम राष्ट्रीय आय की गणना और इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो समझेंगे। वेल अगर यहां तक अगर आपको समझ आ गया है तो कमेंट में डन लिख देना कि हाँ सर यहां तक डन है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बनाओ, मैं आगे बनाऊंगा। ठीक है, यदि कोई डाउट आ रहा है और आपको समस्या आ रही है कि सर ये चीज समझ नहीं आ रही है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ, ताकि अपकमिंग क्लास में आपके उसके ऊपर क्या कर सकूं, वीडियो बना सकूं। हाँ, कोशिश ये रहेगी कि इवनिंग में आपके लिए मैं लाइव सेशन रख सकूं एमडब्ल्यूएफ या टीटीएस में 3 दिन, जहां पर आपका जो भी डाउट हो आप वो मेरे साथ क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। वो सारी आपको डिटेल कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन मिलेगी, चेक कर लीजिएगा एक बार। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।